मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूना के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आपसे मुझे आज संवाद का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। 2 दिनों से मैं सांसद प्रवास योजना के तहत बारामती के प्रवास पर था और 2 विभाग जो भारत सरकार के मेरे पास में है, जब मैं उनकी प्रथम दृष्टया मैंने समीक्षा की तो आदरणीय मोदी जी का जो जल जीवन मिशन है, उस जल जीवन मिशन की जो प्रगति है, उस प्रगति के बारे में मुझे लगा कि आप सबके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। 2019 में जब जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई, तब महाराष्ट्र में 33.21% पाइपलाइन के द्वारा वाटर सप्लाई इस राज्य में थी, लेकिन आज बढ़कर ये 71.66% हो गई। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि केंद्र सरकार ने 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का जो लक्ष्य तय किया है, पिछले कालखंड में इस सरकार के परिवर्तन के पहले जो गति होनी चाहिए थी वो मुझे नहीं दिखी। और उसके लिए मैं 2 आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 19-20 में महाराष्ट्र राज्य को ने जो फंड ड्रा किया वो 345 करोड़ था। 20-21 में 457 करोड़ और 21-22 में 1666 करोड़। और उसके अगेंस्ट जो ने खर्च किया है 19-20 में 736 करोड़, 20-21 में 797 करोड़ और 21-22 में जब 1666 करोड़ ड्रा किया तो कुल 885 करोड़। सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार ने पिछले वर्ष जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ का एलोकेशन किया था और ये कोई ग्रांट नहीं है, बल्कि भारत सरकार की नीति है कि जो भी मैदानी राज्य हैं वहाँ पर रेशो रहेगा 60-40, जो हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्ट है उसमें रेशो रहेगा 90-10, 90% भारत सरकार देगी, 10% राज्य सरकार देगी। और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 100% भारत सरकार जल जीवन मिशन के लिए अपना पैसा उपलब्ध कराएगी। लेकिन साथ में जो बात के प्रति मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये ड्रा का सिस्टम है, ये ग्रांट नहीं है। यदि किसी भी राज्य सरकार ने एक साल में 1000 रुपया खर्च किया है, 1000 करोड़, तो वो 3000 करोड़ ड्रा कर सकती है। और उसके मुताबिक जो चार्ट बनता है महाराष्ट्र का, वो 19-20 में अगर उसने 887 करोड़, 847 करोड़, 20-21 में 1828 करोड़ और 21-22 में 7064 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार ड्रा कर सकती थी या खर्च कर सकती थी। और इसलिए मैंने ये आंकड़े आपके सामने रखे हैं, क्योंकि लक्ष्य तय करना हमारा काम नहीं है, लक्ष्य तय करना राज्य सरकारों का काम है। 3 गुना तक पैसा कोई भी राज्य सरकार अपने पिछले वर्ष के अनुपात में निकाल सकती है या ड्रा कर सकती है, तो स्वाभाविक तरीके से उसको टेंडरिंग की गति 3 गुनी करनी पड़ेगी, डीपीआर 3 गुने बनाने पड़ेंगे, वर्क आर्डर 3 गुने देने पड़ेंगे, एजेंसियां उतनी बड़ी मात्रा में उनको लेनी होंगी। और ये जो गतिरोध रहा है, इस बात के लिए मैं ये मानता हूं कि जो उस समय तत्कालीन सरकार थी और उनकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो ठाकरे साहब हो, चाहे पवार साहब हो या कांग्रेस हो, उन्हें नैतिक रूप से महाराष्ट्र की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं मानता हूं कि पानी पहुंचाना ये राष्ट्र का संकल्प है कि 2024 तक हर परिवार तक हम शुद्ध पेयजल पहुंचाए। पैसे की कमी ना हो तो सारे प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
हम गुणवत्ता के साथ पानी उपलब्ध कराएं, ये हमारा नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। और मैं मानता हूं कि भारत सरकार की जो नीति है वो इतनी पारदर्शी है और भेदभाव से दूर है कि अभी तक इसलिए कोई भी विरोधी सरकार भी हम पर यह आरोप नहीं लगा सकी। एक आंकड़ा और मैं आपको देना चाहता हूं जिससे कंपेयर करने में सुविधा होगी। 2019 में जिस प्रकार 33% पाइपलाइन से सप्लाई महाराष्ट्र के पास थी, इसकी तुलना में तेलंगाना के पास में कुल 29% लोगों के पास में पानी था, लेकिन उसने अपना टारगेट 2 साल पहले अचीव कर लिया। हरियाणा के पास में 19 में 56% लोगों को पानी देने का सामर्थ्य था, लेकिन उसने 2022 का टारगेट रखा था, 21 में उसने पूरा किया। हरियाणा ने भी इस टारगेट को अचीव किया। तीसरा राज्य है गोवा, जिसने देश में सबसे पहले अचीव किया, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी थी, वो 75% पर थे 2019 में, और उन्होंने अपने समय के 6 महीने पहले अपने टारगेट को अचीव किया। देश में पहला राज्य था गोवा, जिसने 2020 में अपने हर परिवार को पीने का पानी उपलब्ध कराया। यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार, हमारा पांडिचेरी और दमन दीव ऐसी यूटीज़ हैं जिनने पानी 100% हाउस होल्ड तक पहुंचाया है, जिसमें चैलेंजिंग था अंडमान निकोबार का। लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य जो हिमालयन स्टेट सबसे कठिन परिस्थिति में है, वहाँ पर जो प्रोग्रेस उनने की है वो वास्तव में हमारे इंजीनियर्स को और हमारे काम करने वाली जो भी कंपनियां हैं वो वास्तव में बधाई की पात्र है। इतने विकट समय में भी वहाँ पर उन्होंने काम किया है। नॉर्थ ईस्ट में जो सफलताएं हैं वो वास्तव में गर्व करने लायक है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि हम सबको, उसमें आप भी शामिल हैं, मैं मानता हूँ कि चाहे वो सिंगल विलेज स्कीम हो या मल्टी विलेज स्कीम हो, उनकी मॉनिटरिंग हम सबको करनी चाहिए। हम सबका ये नैतिक दायित्व है ताकि समय के साथ में ये योजनाएं पूरी हों। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मेरे पास में है, और पुणे का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में टमाटर के लिए पुणे डिस्ट्रिक्ट चिन्हित है। यहाँ पर बहुत सारी दूध के से बनी हुई चीज़ें, उनके योजनाएं यहाँ पर चलती हैं। बहुत सारे फलों की निर्यात होते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अगला वर्ष मिलेट्स का ईयर है, जो प्रधानमंत्री के प्रस्ताव में दुनिया ने स्वीकार किया है। और हम, भारत ऐसा देश है जो दुनिया के कुल उत्पादन के 40% पैदा करता है मिलेट्स को। हमारे यहाँ पर खान पान में मूल भागीदारी रही है मिलेट्स के खान पान की, लेकिन अभी भी एक भी हमारी भारतीय कंपनी दुनिया में अपना नाम नहीं रखती है कि वो भारतीय खान पान के आधार पर वो दुनिया में अपना स्थान रखती हो। और इसलिए भारत सरकार ने फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में एक स्कीम तय की है, PLI स्कीम, और उसमें दोनों चीज़ों को पहले से सरकार ने आइडेंटिफाई किया कि 2 चुनौतियां हमारी भारतीय कंपनियों के सामने हैं। खान पान की पसंदगी के बाद, कि भारतीय खान पान दुनिया में पसंद किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई कंपनी अगर दुनिया में नाम नहीं कमा पाई, तो उसके लिए 2 चैलेंजेस थे, एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग का, और दूसरा था क्वालिटी पैरामीटर्स का। दोनों को फुलफिल किया है सरकार ने, और 3 कैटेगरी में 10,000 करोड़ रुपया देकर 5 साल में 3 कैटेगरी में इन कंपनियों को मदद करने का तय किया, ताकि भारतीय उद्योगपति अपने इस परिस्थितियों को लेकर दुनिया में अपना स्थान कायम कर सके। उसमें 3 कैटेगरी हैं। रेडी टू ईट पहली कैटेगरी है, दूसरा है मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए, और तीसरा है इनोवेटिव और ऑर्गेनिक के लिए। और मैं गर्व करता हूं कि ये तेज गति के साथ में इसमें काम हुआ है। दूसरा, मेरी जो विभाग की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है वो PMFEME है, जिसमें 2 लाख लघु उद्यमियों को जो फूड प्रोसेसिंग में काम करते हैं, 5 साल के भीतर उन्हें भी 10,000 करोड़ देकर हमें अपग्रेड करना है। उनको तकनीक भी देनी है, उनको आर्थिक मदद भी देनी है। इसमें व्यक्तिगत इंडिविजुअल कोई उद्योगपति भी हो सकता है, छोटा समूह हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, और नए फार्मेशन में FPO हो सकते हैं। लेकिन वो फूड प्रोसेसिंग में अगर काम करते हैं तो उनको लगातार सरकार पैसा देने के लिए तत्पर है। पर हमारी सारी स्कीम में हम लोगों को मदद करते हैं, और साथ में
हमारी जो एजेंसी है वो भारत स्टेट गवर्नमेंट होती है, और हम ये मानते हैं कि तेज़ी के साथ इन क्षेत्रों में आज काम करने की ज़रूरत है। और पुणे जैसा क्षेत्र जहाँ पर लोग फुल एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी चीज़ें फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं, मैं मानता हूँ कि इस केंद्र पर इन बातों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे दोनों मंत्रालयों में पर्याप्त मात्रा में जो स्कीम्स काम करती हैं उनका प्रभाव दूरगामी आने वाले समय में रोजगार व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेगा, निर्यात की तरफ आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि इन स्कीमों का भरपूर लाभ उठाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इस अवसर पर मेरा इतना ही कहना ठीक होगा। कुछ आप पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। इम्प्रेशन बड़ा साफ है कि 2024 में लोग चाहते हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद संसद में पहुँचे और जो रिक्तता है उसको पूरा करे। मुझे भय ज़्यादा दिखाई दिया और मुझे लगता है कि वो जल्दी दूर होगा और उसका सर्टिफिकेट 2024 में मिलेगा। माइक है माइक। कभी डिबेट करेंगे तो चर्चा इस पर भी कर लेंगे, मेरा आना जाना होगा अभी। एक शिकायत जरूर मिली है, जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि वहाँ एक नदी है और उसमें इतना पॉल्यूशन है, उसमें शुगर फैक्ट्री का भी है, लिकर फैक्ट्री का भी है, किसी नगर निकाय का भी है। तो मैंने कहा है पर्टिकुलर अगली बार मेरा कार्यक्रम वहाँ बने तो एक बार मैं देखना भी चाहूँगा। और हम सिर्फ आलोचना करने के लिए नहीं है, वो मंत्रालय मेरे पास भी है। अगर STP प्लांट लगाने हैं तो हम पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पर हमें अनदेखी ना करके बेहतर काम करना होगा यदि हम अंडरग्राउंड वाटर को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो विभाग भी मेरे पास ही है। तो अगर भूजल को कोई चीज़ नुकसान कर रही है या पशुओं के पीने के पानी का संकट पैदा कर रही है तो हमें समय के पहले जागना होगा। देरी हो गई है लेकिन बहुत ज़्यादा देरी ना हो, ऐसा मेरा मानना है। माइक चालू कर लीजिए। बटन बटन नीचे। हाँ, आवाज़ तो आ रही है आपकी, मुझे तो समझ में आ रही है। हाँ। नहीं, हमारी तरफ से दो तरह की बातें नहीं है। हम मर्यादाओं का भी उतना पालन करते हैं और सच्चाई भी उतनी ईमानदारी से कहते हैं। इसको ड्वेल पॉलिसी नहीं मानना चाहिए। मैं आदरणीय पवार साहब को पवार साहब ही कहूँगा, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भय है तो जो मैं देख कर आया हूँ वो कह रहा हूँ। उदाहरण के लिए जो बात आप कह रहे हैं, मैं सामान्य चर्चा में पूछ रहा था, बड़ी बड़ी बातें करते हो, सफलताओं के पैमाने वहाँ दिखते भी हैं और हैं, लेकिन पवार साहब ने कोई सहकारी संस्था शुरू की हो तो मुझे लगता है कि मैंने तो कहीं इतिहास में मतलब पढ़ा नहीं, कितने पन्ने मैंने पलटे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो सामने आनी चाहिए। उसका जवाब कांग्रेस दे तो अच्छा रहेगा। राजनीतिक पार्टियां अपनी गतिविधियां करती हैं, जैसे हम कर रहे हैं तो वो भी करने के अधिकारी हैं।
इम्पैक्ट क्या होगा ये उनको तय करना होगा, आप लोगों को तय करना होगा। हमको कोई चिंता नहीं है उससे। राजनीतिक पार्टी कोई भी अपनी गतिविधियां करती है, किसी पार्टी का नेता करता है, वो पहले से करते रहे हैं, हम उनको संसद में भी देखते हैं, सड़क पर भी देख रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस बहुमत से ज़्यादा बहुमत से आएगी और बारामती जैसे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का सांसद जाकर वहाँ वोट करेगा। अब उनको बाकी चीज़ें वो कांग्रेस को तय करनी है। धन्यवाद करें सर। नहीं, मुझे लगता है कि हम पत्रकार मित्रों से बात कर रहे हो जो पूना का प्रेस है, हमें दुनिया की जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो आज की तारीख में दुनिया में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल भारत के पास है। जहां हिमालय में ठंड पड़ेगी तो दिल्ली में तो बर्फ़ गिरेगी तो दिल्ली में तो फर्क पड़ेगा, उसके बाद भी हम बचे हैं। ये हमारे नेतृत्व का कमाल है और इसलिए मुझे लगता है कि चर्चा हो सकती है, चर्चा में बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिन परिस्थितियों में आज भारतीय अर्थव्यवस्था है वो श्रेष्ठ स्थिति में। अब मैं उन पर क्या बोलूं, मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर राहुल गांधी को टिप्पणी करते हैं तो वो खुद ही मजाक का विषय बनते हैं, इसमें मैं टिप्पणी और करके क्या बोलूं।